चलो, so hello everyone, good morning. So study we have started discussion about very simple. देखा है कल के टेस्ट में कोमल गेटिंग 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स, ठीक है। बाकी लोग भी क्यू में है तो एज अर्ली एज पॉसिबल 180 अचीव कर लो। एक बार आउट ऑफ मार्क्स आ गए देन यू विल कम टू नो दैट कि फिजिक्स में स्कोर करना कितना सिंपल होता है। एक बार आउट ऑफ आने लगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जब तक आउट ऑफ मार्क्स नहीं आ रहे तब तो आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। एक बार आउट ऑफ आ गए तो आपका एटीट्यूड, आपकी थिंकिंग, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, देन वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो क्या होता है, चेंज होता है। एंड एक बार जो चीज की है फिर हमें अलग मतलब अंदर से इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं ये रोज होना चाहिए। हर रोज टेस्ट में जो है वो सर का जो अप्रिसिएशन का मैसेज है वो इसी तरह से होना चाहिए, इसलिए मुझे रोज उसी तरीके से पढ़ना है एंड मुझे आउट ऑफ ही मार्क्स लेने, ठीक है। 180 आउट ऑफ 180 मतलब 180 आउट ऑफ 180, एक मार्क का भी वहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। ये एटीट्यूड आपको एज अर्ली एज पॉसिबल बनाना है एंड उस एटीट्यूड के साथ ही टेस्ट देनी है, ठीक है। मतलब हर रोज अगर यही आप करेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। आदत बन गई मतलब क्या होगा, जब फाइनल एग्जाम फेस करेंगे और उसके रिजल्ट आएंगे तो उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। उस एग्जाम में देखो आप क्या करेंगे, फिर से आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको कंसिस्टेंटली ये रेगुलर हमारी जो रोज टेस्ट होती है इस टेस्ट में वही स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो स्कोर करना मतलब क्या है, सिंपल या डिफिकल्ट है? सिंपल उन लोगों के लिए जो कर चुके हैं, डिफिकल्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक किया नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो लाइफ में कोई भी टास्क होता है, कोई भी चीज है, जब तक हम करते नहीं है तब तक वो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन एक बार वो हो गई मतलब उसके जैसी सिंपल चीज कोई नहीं थी, ऐसे हमें लगता है, ठीक है। इसलिए उसको फेस करो, प्रूव करो, उसके बाद समझ में आएगा कि अरे कुछ भी नहीं था। इलास्टिसिटी एकदम चिल्लर टॉपिक है, चिल्लर नहीं, वो सिंपल नहीं है, डिफिकल्ट, लेकिन आपने प्रॉपर टाइम उसको दिया था, सारे क्वेश्चन एकदम ध्यान से सॉल्व किए थे। डाउट सेशन के लिए 2 ही लोग थे, उन दोनों का जो स्कोर है वो बहुत मतलब एक्सलेंट है। बाकी लोग जो है उनका धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए स्कोर भी धीरे धीरे आ गया, ठीक है। तो देखो बेटा ये आपके ऊपर है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रही है। कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत अच्छे से मतलब उसका एडवांटेज ले रहे हैं और इतनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और कुछ लोग वही सोच में है अभी, नहीं नहीं ऑफलाइन असतं तर बरं झालं असतं, ठीक है। तो देखो बेटा लाइफ में एक बात याद रखना है, इफ यू कैन चेंज इट देन चेंज इट, इफ नॉट देन एक्सेप्ट इट। अगर कुछ बातें हमारे हाथ में है, हमें उनमें अगर चेंज लाना है तो चेंज कर सकते हैं तो चेंज लाओ। एंड अगर चेंज नहीं कर सकते तो जैसी है उसको एक्सेप्ट करके उससे कैसे अच्छा आउटपुट आएगा इसके लिए आपको वर्क करना है, ठीक है। एंड एक्चुअल में देखा जाए तो देखो ऑनलाइन लेक्चर शुरू होने से हमारी कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है जितनी हमने सोची भी नहीं थी। ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तब क्या था, सिर्फ 1 आवर का लेक्चर हम लेते थे, उसके बाद किसने क्या किया क्या नहीं किया, टेस्ट भी वीकली 1 डे हम कंडक्ट करते थे, कुछ ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं था। अभी मॉर्निंग में लेक्चर होता है, इवनिंग में डाउट सेशन होता है, उसके बाद में टेस्ट होती है ना। देन अटेंडेंस के मैसेज ग्रुप पे आते रहते हैं और इससे हमें समझ में आता है कि आपकी एफिशिएंसी स्टडी की कितनी बढ़ गई है। कुछ लोग है रात में 2 3 4 5 6 बजे तक उनके अटेंडेंस के मैसेज आते हैं, मतलब तब तक वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि सुबह उठ के क्लास को जाना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? नींद में वैसे ही उठ गए, बेड पे वीडियो ऑफ किया और वैसे सोते सोते भी लेक्चर देख रहे हैं, कुछ इश्यू नहीं है। ये एडवांटेज है ऑनलाइन एजुकेशन का, ये माइंडसेट बनाओ, क्योंकि आगे कितने दिन तक हमें ये मतलब कंटिन्यू करना है हमें मालूम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन ऑफलाइन मोड पे नहीं जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट अलाउ करेगा उससे पहले अपन ऑफलाइन शुरू कर देंगे, लेकिन अभी जो है उसको यूटिलाइज करके प्रॉपर सब एक्टिविटी करके हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे आएगा इसके ऊपर फोकस करने वाले, ठीक है। तो कल का लेक्चर एकदम सिंपल था, देखो जिसको हमने एक्चुअल में है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसको मैंने इलास्टिसिटी ऐसे बोला था क्योंकि यही प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम ज्यादातर डिस्कशन टॉपिक में कर रहे थे। अब इस टॉपिक के कल के लेक्चर का सिनॉप्सिस याद करो, कितना सिंपल था कि बेसिकली क्या होता है, बॉडी के ऊपर अगर अपन फोर्स अप्लाई करेंगे, बेसिकली बॉडी मतलब यहाँ पे डिस्कशन हम सॉलिड का कर रहे थे, ठीक है। तो सॉलिड की केस में सॉलिड मतलब क्या होता है, तो मैटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड लिक्विड गैसेस, और वो तीनों स्टेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर फिक्स शेप है तो हम उसको सॉलिड कंसीडर करेंगे, अगर कोई फिक्स शेप का नहीं है, अगर वो कंटेनर की शेप एक्वायर कर रहा है तो वो लिक्विड बनेगा। लेकिन कोई अगर है जिसको कंटेनर की शेप से भी कुछ लेना देना नहीं है, जिसके मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जब मन किया जैसे मन किया जहां पे मन किया घूम रहे, वो गैसेस की स्टेट होती है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सॉलिड्स ओनली। तो सॉलिड में क्या होता है कि उनकी शेप फिक्स है, शेप फिक्स यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। लेकिन उसके ऊपर अगर हमने एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया तो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स वहां पे वर्क डन करता है, मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज कर देती है, मतलब बॉडी का डिफॉर्मेशन होता है।
अब ये जो डिफॉर्मेशन होगा वो हमने देखा कि वो 3 तरीके से होता है। कैसे होता है 3 तरीके से? इसके लिए हमने कल जो बातें देखी थी कि जो बॉडी का होने वाला डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी कैन हैपन इन 3 वेज। नंबर 1 था, फर्स्ट वन रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। एक तो बॉडी की लेंथ चेंज हो सकती है, नहीं तो बॉडी की वॉल्यूम चेंज हो सकती है, नहीं तो बॉडी की शेप चेंज हो सकती है। ठीक है, चेंज इन शेप। ये 3 तरीके से बॉडी का क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, एकदम सिंपल बात थी। फिर हमने क्या किया, आगे जाके एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर दी, स्ट्रेस। स्ट्रेस 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 मतलब क्या था? देखो, एक्चुअल डेफिनेशन थी स्ट्रेस की इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करने का कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट, कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, वहां पे एज्यूम किया कि जितना हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करेंगे, वो फोर्स जितना वर्क डन करेगा वो पूरा का पूरा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। वही एनर्जी अगर फिर से मॉलिक्यूल को अपने पोजीशन पे लेके आ रही है, मतलब इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही होगा जितना फोर्स हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया था। और उस तरह से स्ट्रेस की नई डेफिनेशन बनती है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। एफ अपॉन ए मतलब इसका यूनिट था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस थे L-1 M1 T-2। उसके बाद वही बातें रिपीटेशन होगी कि जैसे डिफॉर्मेशन 3 टाइप का, वैसे स्ट्रेस भी 3 टाइप का। तो पहले आएगा रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, जिसको बोला जाएगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसके लिए फॉर्मूला था F/A। लेकिन यहाँ पे वायर की केस हमने ली थी तो उसको अपन mg/πr² भी बोलते थे। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेस आता है रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, उसको बोला गया था वॉल्यूम स्ट्रेस। लेकिन हमने देखा था कि वॉल्यूम चेंज करने के लिए हम जो फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेशर है। उसके बाद में हमने देखा था रिलेटेड टू चेंज इन शेप, जिसको हमने बोला था शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस में क्या होगा, बॉडी की ना लेंथ चेंज होगी ना वॉल्यूम चेंज होगी, सिर्फ शेप चेंज होगी। एंड उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अपॉन एरिया करना पड़ेगा। तो जैसे स्ट्रेस था उसी तरह की और एक क्वांटिटी हमने देखी थी, स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन अब स्ट्रेन का मतलब क्या था, चेंज इन डायमेंशन। यहाँ पे डी का मतलब डायमीटर डिस्टेंस नहीं है, डी का मतलब डायमेंशन है। ठीक है, स्मॉल डी मतलब चेंज इन डायमेंशन, कैपिटल डी मतलब ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन मतलब एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है जो सिंपली रेशो है। किसका रेशो है, सेम क्वांटिटी का रेशो है। लेकिन सेम क्वांटिटी का रेशो कैसे लेते हैं अपन, ऊपर चेंज नीचे एक्चुअल। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया था स्ट्रेन को, चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। फिर वो डायमेंशन लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकती है, मास हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सेम क्वांटिटी का रेशो आ रहा है, इसलिए स्ट्रेन को कोई भी यूनिट नहीं होगा। मतलब स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस या फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी। तो जैसे स्ट्रेस 3 टाइप का, वैसे स्ट्रेन 3 टाइप का। तो पहले रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ था, उसको बोला जाएगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद में आता है वॉल्यूम स्ट्रेन। अब वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। एंड उसके बाद में शियरिंग स्ट्रेन, यही मैंने बोला था थोड़ी सी कंफ्यूजिंग अलग क्वांटिटी है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दो। और शियरिंग स्ट्रेन को हमने लिखा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन लेयर अपॉन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि tan थीटा यानी कि थीटा। इस तरह से हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इनके टाइप्स देखे थे अकॉर्डिंग टू डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यही मेन कंटेंट था कल के डिस्कशन का। इसके बाद हम लेके आए थे हुक्स लॉ को, और हुक्स ने एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था कि जब भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस एक्ट होता है तो स्ट्रेन उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस अगर स्ट्रेन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वहां पे क्या होगा, बेसिकली ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इनसे रिलेटेड क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट लेके आएंगे ई, और ई का मतलब होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एंड इस ई को बोला जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोला जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो हो गया। अब इससे रिलेटेड हमने देखा था फिर से, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये भी 3 टाइप का होगा। पहले आएगा रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, जिसको बोला जाएगा वाई। वाई का मतलब होगा यंग्स मॉडुलस, और ये यंग्स मॉडुलस मतलब क्या होगा, ये बनेगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब कौन है, F/A। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल्स टू बना था f इंटू कैपिटल एल डिवाइड बाय a इंटू स्मॉल एल, मतलब कि mg कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। ये टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। उसके बाद में क्या दिखा था, बल्क मॉडुलस क्या था, v इंटू डीपी बाई डीवी। देन ये बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल था उसको बोला था एज ए कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस यानी 1/k, यानी इसको उल्टा करना था, ठीक है। एंड एट द एंड आता है ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज इक्वल टू था f अपॉन e थीटा। तो कल के लेक्चर का हमारा इतना ही डिस्कशन था। उसी डिस्कशन के ऊपर 2 वर्कशीट थी, उसको हमने सॉल्व भी किया एंड वहां पे जो है उससे रिलेटेड हमने टेस्ट भी कंडक्ट की थी, ठीक है। तो आज हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज थ्योरेटिकल पॉइंट है, कुछ काम का नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर इंक्रीजिंग लोड। अगर हम लोड को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं तो कोई भी मटेरियल है वो कैसे बिहेव करेगा, मतलब उसका इलास्टिक बिहेवियर हमें चेक करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टील की या फिर किसी भी मटेरियल की जिसका बिहेवियर अपन चेंज कर रहे हैं, एक वायर लेंगे और उस वायर को एक साइड में एक एंड में क्या करेंगे, लोड कनेक्ट करेंगे। तो अब इमेजिन करो, ये सब लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है कि सपोज कोई भी एक रबर है या फिर कोई भी एक वायर है, वायर म्हणजे तार है, तो उसको अगर अपन वेट अटैच कर रहे या फिर हाथ से अपन अगर खींच रहे तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है वो हम यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये ग्राफ में क्या होगा, जैसे जैसे हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा एंड इसको अपन ग्राफिकली प्लॉट करने वाले। कंडीशन समझ में आ रही ना, एक तार है मेटल की है ना, और जिसको हम रिजिड सपोर्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरे साइड पे लोड बढ़ाते जाने वाले, मतलब हम इसे खींच रहे उस तरह के, मतलब खींचने से क्या क्या होगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा वैसे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, यानी वायर को अगर अपन एकदम जोर से खींच रहे दोनों साइड में तो क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, एक पॉइंट होता है, ये ओ से स्टार्ट कर रहा हूं ओरिजिन से ये पी तक, जहां पे मुझे स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो इस ओपी को बोला जाता है एज ए इलास्टिक लिमिट। इसको बोला जाता है एज ए इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट मतलब क्या है कि अगर मैं इस तार को, इस वायर को खींचूंगा, थोड़ी लेंथ बढ़ाऊंगा और अगर छोड़ दूंगा तो वो क्या करेगा, वापस अपनी गेन रीगेन करेगा। तो इलास्टिक लिमिट मतलब क्या है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन अप टू विच बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस। ठीक है, ये क्या है देखो, इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट मतलब हम बॉडी को खींच रहे और खींच के उसको छोड़ रहे, तो खींच के छोड़ने के बाद क्या होगा, मटेरियल बॉडी खुद की ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन करेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक, उस लिमिट के बियॉन्ड ये पॉसिबल नहीं होगा, तो उस लिमिट को बोला जाएगा इलास्टिक लिमिट। यानी ये ग्राफ में पॉइंट पी है, यहां तक क्या होता है कि अगर हमने बॉडी को स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन डेवलप हुआ एंड अगर छोड़ दिया तो बॉडी क्या करती है, अपनी साइज जो है वो रीगेन करती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है देखो, यहाँ पे पॉइंट आता है क्यू। ये क्यू को अगर हम देखेंगे तो ये एस है, मतलब पी से लेके क्यू तक अगर बॉडी को स्ट्रेस अप्लाई करेंगे हम, तो वहां पे क्या होता है कि ये जो ओ से लेके एस आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है परमानेंट सेट। परमानेंट सेट यानी कि क्यू से बॉडी अपनी शेप रीगेन तो करेगी लेकिन 100% रीगेन नहीं करेगी, वहां पे छोटा सा थोड़ा सा स्मॉल इंक्रीजिंग लेंथ प्रेजेंट होगा, मतलब होगा, और उसको बोला जाएगा परमानेंट सेट, मतलब उसको अपन बाद में फिर से रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद में जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेस बढ़ाने से यहाँ पे क्या होगा, ऐसे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन आएगी जिसको अपन बोलेंगे वाई। वाई का मतलब होगा यील्ड पॉइंट।
यील्ड पॉइंट मतलब देखो कि हम एक वायर है, लोड कनेक्ट करते जा रहे और हमने लोड कनेक्ट करना स्टॉप कर दिया, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसकी लेंथ अपने आप बढ़ रही है, मतलब हमें समझ में आता है कि अब ये टूटने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप लेंथ बढ़ती जाती है एंड वो सिचुएशन यहाँ पे यील्ड पॉइंट की है। यानी कि यील्ड पॉइंट पे ये कर्व ऐसे बनता है कि इसको अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट जो है वो स्ट्रेन एक्सिस को पैरेलल हो गया, यानी इस पॉइंट पे मैं अगर स्ट्रेस नहीं भी बढ़ाऊंगा, मैं अगर लोड नहीं भी बढ़ाऊंगा तो भी स्ट्रेन यानी लेंथ बढ़ने ही वाली है, मतलब वहां पे ये यील्ड पॉइंट आता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एन फॉर्म होता है, ठीक है, एन का मतलब होता है नेक फॉर्मेशन, नेक फॉर्मेशन या फिर नेक पॉइंट, नेक फॉर्मेशन नेक पॉइंट मतलब गला, समझ में आ रहा है, मतलब जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर थी, हम लोड बढ़ाते गए, उसकी लेंथ बढ़ती गई, अब हम लोड नहीं बढ़ा रहे फिर भी लेंथ बढ़ रही है और उसके बीच हमें दिखता है कि कुछ कुछ पॉइंट पे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, फिर हमें समझ में आता है कि वायर वही से ब्रेक होने वाली है एंड नेक फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पे आके वो वायर क्या होती है, ब्रेक होती है। ठीक है, इस तरह से कोई भी मटेरियल है वो अंडर इंक्रीजिंग लोड बिहेव करता है, तो बी का मतलब होगा ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब वो वायर इस पॉइंट बी के ऊपर आके ब्रेक होने वाली, खत्म। ठीक है, तो ये था इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। अगर हम लोड बढ़ाते जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि बेसिकली वायर इस तरह से बिहेव करेगी। सबसे पहले क्या आएगा वहां पे, इलास्टिक लिमिट, मतलब पी के बाद अगर लोड को रिमूव करेंगे बॉडी शेप एंड साइज रिगेन कर सकती है, क्यू के बाद रिगेन तो होगा लेकिन इतना परमानेंट सेट आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ पे उसकी मीनिंग है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे लेकिन थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। अब इसके बाद में टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, दो पॉइंट आएंगे, एक होगा पॉइजन्स रेशो एंड दूसरा होगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइजन्स रेशो। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, देखो कि ये पॉइजन्स रेशो में हमें आइडिया मिलती है कि जब भी हम वायर की बात कर रहे हैं, कल से वही चल रहा है कि रिजिड सपोर्ट है, उसको वायर कनेक्ट कर दिया, लोड नीचे से लगा दिया, उसकी लेंथ बढ़ेगी, फिर स्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेन आएगा, फिर यंग्स मॉडुलस आएगा। लेकिन जब भी उस वायर की लेंथ बढ़ेगी तो सिर्फ लेंथ नहीं बढ़ेगी, लेंथ बढ़ने से उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी जो रेडियस है वो भी चेंज हो जाएगी। यानी कि इस तरह की कंडीशन क्रिएट होगी, देखो कि ये वायर है, इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे लोड कनेक्ट किया है, तो इस वायर का जब भी एक्सटेंशन होगा तो एक्सटेंशन होने से ये वायर की लेंथ तो बढ़ेगी, ठीक है, ये इंक्रीजिंग लेंथ हो गया स्मॉल एल, लेकिन उसके साथ इस डायरेक्शन में उसकी जो रेडियस है वो भी कम होगी बाय डेल्टा आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि विथ increase in length of wire, area, that is radius of wire decreases। एक्चुअल कंसेप्चुअल जब ये बात एक्सप्लेन होती है तो ये जहां पे इन्हें इंक्रीज लिखा है, इसकी जगह पे अपन चेंजिंग लिखते हैं, एंड जो डिक्रीज लिखा है इसकी जगह पे भी अपन चेंजिंग लिखते हैं। यानी कि जैसे लेंथ चेंज होगी वैसे रेडियस चेंज होगी, ऐसे होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस कम ही होती है, यही हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वर्ड लिख के दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे लेंथ भी चेंज होगी, रेडियस भी चेंज होगी, मतलब यहाँ पे दो दो स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज इन डायमेंशंस, तो यहाँ पे डायमेंशंस वाली कंडीशन में उस वायर की लेंथ भी चेंज हो रही है एंड लेंथ के चेंज होने से रेडियस भी चेंज हो रही है, मतलब लेंथ से रिलेटेड डायमेंशंस भी चेंज हो रहे हैं, रेडियस से रिलेटेड डायमेंशंस भी चेंज हो रहे हैं, मतलब दो दो डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है लैटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लैटरल स्ट्रेन ये होता है प्रोपोर्शनल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन ये होता है प्रोपोर्शनल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन।
अब लेटरल लॉन्जिट्यूडनल मालूम है, लॉन्जिट्यूडनल मतलब पैरेलल, लेटरल मतलब ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन मतलब कौन सा, जो लेंथ के पैरेलल, लेंथ के चेंज होने से प्रोड्यूस होगा, लॉन्जिट्यूडनल। एंड लेटरल मतलब कौन सा, जो परपेंडिकुलर है वायर को, मतलब रेडियस के चेंज होने से जो इंड्यूस्ड होगा वो बनेगा लेटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन बना प्रोपोर्शनल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। तो ये बनेगा लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि सिग्मा जो है ये बनेगा रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। एंड इसी सिग्मा को बोला जाता है एज ए पॉइजन्स रेशो। सिग्मा मतलब क्या है, पॉइजन्स रेशो। अब इसके बारे में एक बात याद रखो, ये सिग्मा की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी एंड 0.5 से छोटी, ये होती है एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यूज, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन ऐसी भी है, -1 मतलब -0.5 टू +0.5, ये क्या है, थ्योरेटिकल, एंड ये क्या है, प्रैक्टिकल। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो थ्योरेटिकल वैल्यू है ये कि 0.5 जो है ये सिग्मा जो है वो माइनस से एंड प्लस से इन बिटवीन है, लेकिन ये कब होगा, देखो ध्यान से सुनो, मैं वर्डिंग में लिख के नहीं दे रहा हूं, बस बोल रहा हूं कि अगर सिग्मा निगेटिव है इसका मतलब ये होता है कि लेंथ बढ़ने से रेडियस बढ़ रही है। सिग्मा निगेटिव है इसका मतलब क्या होता है, लेंथ बढ़ने से रेडियस बढ़ रही है, जो पॉसिबल नहीं होगा कभी। हर बार लेंथ बढ़ने से रेडियस को कम होना पड़ेगा, यानी ये माइनस वाली वैल्यू कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है, वो थ्योरेटिकली होती है। एंड प्रैक्टिकल उसकी वैल्यू 0 एंड 0.5 इनके इन बिटवीन होती है, ठीक है। तो ये सिग्मा का फॉर्मूला अगर यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जो आज की वर्कशीट में हमें सॉल्व करना है, तो वो बनेगा सिग्मा इक्वल्स टू कौन है ऊपर, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मतलब होगा डेल्टा आर बाय आर, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से डेल्टा आर अननोन है, आर अननोन है, सिग्मा अननोन है, डेल्टा यल अननोन है, यल अननोन है। जो भी अननोन क्वांटिटी है हम यहाँ पे इन इक्वेशन का यूज करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बन गया पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो। चलो है क्लियर। ओके, तो ये हो गया पॉइजन्स रेशो। अब टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रेन एनर्जी। अब ये स्ट्रेन एनर्जी को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्ट्रेन एनर्जी को इंट्रोड्यूस करने के लिए वही बातें जो फिजिक्स के पहले लेक्चर में हम एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली एनर्जी मतलब क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। कहां से आएगी एनर्जी, आने के लिए एक कंडीशन है कि वहां पे वर्क होना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी एंड वर्क इनका रिलेशन जो है इसी के ऊपर हमारा नेचर की साइकिल एंड हमारा फिजिक्स डिपेंड करता है कि बेसिकली क्या होगा, किसी भी प्रोसेस में पहले हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क हम करेंगे दैट वर्क विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड वो एनर्जी आएगी फिर अलग टाइप का वर्क करेगी। तो यहाँ पे स्ट्रेन मतलब समझ में आ गया कि डायमेंशन चेंज होने वाले, लेंथ चेंज होने वाली है एंड उसकी वजह से एनर्जी स्टोर होगी। इसका मतलब ये होगा कि लेंथ को इंक्रीज करने की प्रोसेस में जो हम वर्क करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करने की प्रोसेस में जो हम वर्क करेंगे दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। खत्म, इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली हमें मालूम है कि यंग्स मॉडुलस इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l होता है, उसको मैं x कंसिडर करता हूं, ठीक है। x मतलब क्या है, चेंज होने वाली लेंथ है। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो मुझे फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, फोर्स के लिए फॉर्मूला मिलेगा y इंटू ए इंटू एक्स अपॉन कैपिटल L। ये हो गया फोर्स। कौन सा फोर्स है, x इतनी लेंथ चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड था वो।
अब इस प्रोसेस में होने वाला अगर मुझे वर्क डन चाहिए, जैसे कि मैंने क्या किया है, एक छोटी सी लेंथ dx इतनी लेंथ चेंज की है, तो उस प्रोसेस में होने वाला वर्क डन कितना बनेगा, ये बनेगा f इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, बोर्ड में जैसे लिखने होते वैसे समझ लो। ये यंग्स मॉडुलस है विच इज गिवन बाय f इंटू एल अपॉन a इंटू एक्स। इसकी मीनिंग्स आपको मालूम है, f मतलब क्या है, फोर्स, l मतलब एक्चुअल और ओरिजिनल लेंथ, a का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, x का मतलब इंक्रीज इन लेंथ, और इसको रीअरेंज करके मुझे फोर्स मिल गया था। फिर मैंने क्या किया कि अब तक की लेंथ बड़ी है x, मुझे उसको और थोड़ा बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, बाय dx। तो इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन एंड दैट वर्क डन इज गिवन बाय f इंटू dx। तो f की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो मुझे छोटा सा वर्क डन मिलेगा, dw इज इक्वल्स टू y इंटू a इंटू एक्स अपॉन l इंटू dx। तो इस इक्वेशन में मुझे छोटा सा वर्क डन मिला था, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि मुझे लेंथ को बढ़ाना है, कहां से कहां तक, जब x इक्वल टू 0 था वहां से जब x इक्वल टू स्मॉल l हो जाएगा तब तक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह के सारे वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा, और वर्क डन को ऐड करना है मतलब मुझे इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू l, ये लिमिट्स होगी किसका, dw का, यानी इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू l किसका, ये y इंटू ए अपॉन यल जो कांस्टेंट है, एंड इंटू बनेगा x dx। अब ये कांस्टेंट को अगर मैं इंटीग्रेशन के बाहर लेके आऊंगा, y a अपॉन एल इंटू क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इसकी लिमिट से 0 इंटू यल। इंटीग्रेशन का मैं हर बार एक ही फॉर्मूला बोलता हूं कि जो पावर दी है उसमें 1 ऐड करो एंड उसी से डिवाइड करो। ठीक है बद्रीश, इट्स योर प्रॉब्लम बेटा, आई एम गेटिंग प्रॉपर वॉइस, आप कवरेज में आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटीग्रेशन लेते टाइम पावर जो दी है उसमें 1 ऐड करो एंड उसी से डिवाइड करो, यानी वर्क डन बनेगा y a अपॉन यल इनटू ब्रैकेट में ये x रेस टू 1 था, ये बनेगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स होगी फ्रॉम 0 टू l। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है तो उसका कुछ नहीं होगा, यानी वर्क डन इस प्रोसेस में मिलेगा हमें y a अपॉन यल इंटू एल स्क्वायर बाय 2, मतलब 1/2 y a अपॉन यल इंटू यल स्क्वायर, ये वर्क डन मिला। ठीक है, किस प्रोसेस में, इन इंक्रीजिंग द लेंथ, और इस वर्क डन को हम बोलेंगे कि ये स्टोर होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसी एनर्जी को बोला जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। सिंपल मैथमेटिकल अरेंजमेंट थी। अब सेम अरेंजमेंट जो है, मतलब ये वर्क डन जो है, मैं उसको क्या करूंगा, देखो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, y a x अपॉन l, लेकिन जब टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो ये x मतलब l बनेगा। तो मैं इस एक्सप्रेशन में ये y a यहाँ इधर का l अपॉन कैपिटल L, इसको एक ब्रैकेट में लेता हूं, तो यहाँ पे बचा क्या, ये L एंड ये 1/2, मतलब ये L/2 बचा, ये L/2 बचा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, ये x dx, इसका मतलब क्या होगा, देखो कि ये y a l अपॉन कैपिटल L अगर फोर्स है तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया, हाफ। फोर्स मतलब हमने जो लोड अप्लाई किया था, वेट अप्लाई किया था, लोड इनटू ये L मतलब कौन है, एक्सटेंशन। ठीक है, ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, और वही वर्क डन अगर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा तो एनर्जी बनेगी 1/2 इंटू एफ इंटू स्मॉल यल, ये मिलता है हमें एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी, ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी। चलो कॉमन फर्स्ट 2 मिनट में देख लो इसको, है क्लियर, है क्लियर, कॉमन फास्ट। ओके ठीक है, तो जो कंसेप्ट हमने देखी है स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये हो गई स्ट्रेन एनर्जी। अब इस स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्ट्रेन एनर्जी बोला है या फिर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोला है, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है E इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू फोर्स या फिर लोड इंटू एक्सटेंशन, और वॉल्यूम अगर वायर की बात करेंगे तो वायर के लिए वॉल्यूम होती है पायर स्क्वायर इंटू एच, वो सिलिंड्रिकल है, पायर स्क्वायर को मैं एरिया बोलता हूं एंड उसकी लेंथ मतलब कैपिटल एल, तो ये बन गई वॉल्यूम।
मुझे वही चाहिए, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मतलब E बाई वी, मैं इसको U बोलता हूं। अब ये U इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पे देखो 1/2 इंटू ये A ये F, इनको एक ब्रैकेट में लेते हैं F बाई ए, ये स्मॉल एल ये कैपिटल एल, इसको अनदर ब्रैकेट में लेते ये बनेगा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो अब देखो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो यहाँ पे मिल गई वो क्या है, ये F बाई ए मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय F बाई ए। चलो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब क्या होता है, बोलो पटपट, व्हाट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया कौन है, ये प्रेशर काहेगा, प्रेशर स्ट्रेस ना, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर, सॉरी स्ट्रेस, एंड स्मॉल एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब स्ट्रेन। यानी कि जो U है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो बन गई 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बट हमने स्टार्ट में देखा था कि Y इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रेस चाहिए तो स्ट्रेस बनेगा Y इंटू स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस को रिप्लेस करके अगर मैं Y इंटू स्ट्रेन लिखूंगा तो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन बनेगा स्ट्रेन का स्क्वायर, और U बनेगा स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू Y अपॉन 2। सेम फॉर्मूले यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन में आपको अगर Y दिया एंड स्ट्रेन दिया तो हम इसको यूज करेंगे। अब इसी को मॉडिफाई करके अगर मुझे स्ट्रेन को रिप्लेस करना है तो स्ट्रेन बनेगा स्ट्रेस अपॉन Y। फिर से इसको अगर यहां पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, U बनेगा 1/2 इंटू क्या है, स्ट्रेन को रिप्लेस करेंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेस, ठीक है, तो ये बनेगा स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन Y। मतलब डिफरेंस क्या है, सिर्फ स्ट्रेन है तो Y मल्टीप्लीकेशन में, सिर्फ स्ट्रेस है तो Y डिवीजन में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिख रहे हैं बोर्ड पे आपको हर एक स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप देखो। इज दैट क्लियर। अब इलास्टिसिटी रिलेटेड जितनी बेसिक इंपॉर्टेंट बातें थी उतनी थी, एक दो पॉइंट बाकी है। रिलेशन बिटवीन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट्स, रिलेशन बिटवीन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट जो दिए जाते हैं उनके बिटवीन का रिलेशन, वन बाय वन। ठीक है, ये इप्सिलॉन V इक्वल्स टू 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू इप्सिलॉन L। ये इप्सिलॉन V का मतलब होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, सिग्मा का मतलब पॉइजंस रेशो, इप्सिलॉन L का मतलब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब आपको लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, पॉइजंस रेशियो क्या है, तीनों की टर्म्स तो मतलब मीनिंग्स मालूम है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड y इज इक्वल्स टू 2 ईटा इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा, 1 प्लस सिग्मा, देन y इज इक्वल्स टू 3k इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा, एंड थर्ड वन y इज इक्वल्स टू 9k ईटा डिवाइडेड बाय 3k प्लस ईटा, ठीक है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट। इनका यूज करके हमें जो भी अननोन कांस्टेंट होगा उसको अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक टर्म्स की मीनिंग आपको मालूम है। y का मतलब यंग्स मॉडुलस, ईटा का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सिग्मा का मतलब पॉइजंस रेशो, एंड k का मतलब बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो ये हो गए रिलेशन बिटवीन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट्स। ये आपको लर्न करने हैं, प्रिपेयर करने, ठीक है, इसको कोई ऑप्शन ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये होने के बाद बाकी सारी जो बातें हैं
वो हम एमसीक्यू के वर्कशीट में जब आएगी थ्योरेटिकल बातें तो उसमें डिस्कस होने वाली है। वहां से स्टार मार्क करके पॉइंट जो है वो आपको नोटबुक में लिखने पड़ेंगे, जितने भी थियरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वहां पे मैं इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी वायर है और उस वायर को अपन ट्विस्ट कर रहे हैं, तो उसको ट्विस्ट करते टाइम जो भी टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये रिलेशन यूज करना है। ठीक है, कि वायर को अपन क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे, ट्विस्ट कर रहे, पिरगळतोय त्याला। ठीक है, तो उस केस में जो सी प्रोड्यूस्ड होगा, सी का मतलब क्या होगा, टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर का मतलब क्या होगा, जिस वायर की बात चल रही है उस वायर की रेडियस। ईटा का मतलब क्या होगा, ईटा का मतलब होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ गिवन वायर, क्योंकि उसकी शेप चेंज हो रही है। एंड यल का मतलब होगा उस वायर की लेंथ। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, कवर अप कर ली है। ठीक है, तो अभी लेक्चर के बाद में यू विल गेट डीपीपीज बेस्ड ऑन आज का लेक्चर। उससे पहले सारे थ्योरेटिकल जो भी लेक्चर में देखा है आपने उसके हैंड रिटन नोट्स मुझे सेंड करो। देन मॉड्यूल में से एक बार इसकी जो थियरी है, जो सॉल्व क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करो। उसके बाद डीपीपी को शुरू हो जाओ, डीपीपी कंप्लीट करेंगे एंड एट इवनिंग फिर से डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन के बाद में एज पर शेड्यूल्ड हम टेस्ट कंडक्ट